हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? दक्षिण भारत में हुई। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा सल्तनत काल में आते हैं। जब सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली सल्तनत पर, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करता है और दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेशों को जीत लेता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। उसने दक्षिण भारत के जितने भी प्रदेशों को जीता उनसे वह वार्षिक कर वसूला करता था। अब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? गियासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन सल्तनत काल पर था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जो साम्राज्य उसका उत्तर भारत में था उस साम्राज्य को दक्षिण भारत में भी फैलाना चाहता था और इसी उद्देश्य को लेकर वह दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है और कंबली पर आक्रमण करता है। ठीक है, जो कर्नाटक में पड़ता है, कंबली पर आक्रमण करता है और इसी कंबली क्षेत्र से हरिहर और बुक्का नामक दो राजमंत्रियों को बंदी बनाता है और उनको कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाकर इन दोनों भाइयों से इस्लाम धर्म कबूल करवाता है जबरदस्ती। ठीक है, और इसके बाद जब ये दोनों इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो इनको कहाँ भेजता है? दक्षिण भारत पर विजय के लिए भेजता है। जब ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत पर विजय अभियान के लिए आते हैं तो ये यहाँ पर विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आते हैं और पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद ये यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो अब हम इसी दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में पहला हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो इसके शासनकाल में हमने पढ़ा था 34 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह? 34 विद्रोह हुए थे और उनमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। ठीक है, जो दक्षिण वाला भाग था इसमें 27 विद्रोह हुए। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। स्वाभाविक था कि जिसके शासनकाल में इतने विद्रोह हुए तो लोग उस शासक से संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से जो दक्षिण वाला भाग था इसमें कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल की अगर बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और कब तक? 1650 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि कुछ बुक्स में 1650 से आगे भी दिया रहता है लेकिन मुख्यतः 1650 तक ही इसका शासनकाल माना जाता है। पहला पॉइंट आता है इसमें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कब की? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैप पे समझने का प्रयास करते हैं। ये है कृष्णा नदी इस प्रकार से। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी थी वो कौन थी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और इसी के तट पे क्या हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनीगोंडा और चंद्रगिरी थी। ठीक है, ये विजयनगर की राजधानी थी क्रमशः। आगे बात करते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। अगर हम इस विजयनगर शब्द को तोड़ के देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? जीत का शहर। ठीक है, विजय का मतलब जीत और जो नगर है उसका मतलब शहर। ठीक है, इसलिए विजयनगर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो जीत का शहर है। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में मध्यकालीन युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। इससे पहले उसमें जितने भी शासक हुए वो कौन थे? मुस्लिम शासक या तुर्क शासक थे और इसी क्रम में दक्षिण भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य। और ये साम्राज्य मध्यकालीन युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखें। जो विजयनगर स्थल था उसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य में जो शासक हुए हैं उन्होंने लगभग 300 से भी अधिक सालों तक शासन किया और इन शासकों को अपने शासनकाल के दौरान कुछ संघर्षों का भी
सामना करना पड़ा। इसमें प्रमुख संघर्ष था रायचूर क्षेत्र। रायचूर क्षेत्र कौन सा था? जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी थी, इसके बीच वाला जो उपजाऊ क्षेत्र था, इसको रायचूर क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो ये रायचूर क्षेत्र था जो ये लगातार संघर्ष का विषय बना रहा। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विजयनगर के शासनकाल के अंतर्गत 4 वंशों का उदय हुआ। इसमें पहला आता है संगम वंश। संगम वंश का जो शासनकाल रहा 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। ठीक है, और इसकी जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, मूल रूप से जो संगम वंश का पहला शासक था वो हरिहर प्रथम था। दूसरा वंश आता है इसमें सालूब वंश। सालूब वंश का जो शासनकाल रहा 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था नरसिंह सालूब। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तीसरा वंश आता है तुलुब वंश, और इसका जो शासनकाल रहा 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। और विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था अराविडु वंश, और इसका जो शासनकाल था 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, और इसकी स्थापना किसने की? तिरुमल ने की। हालांकि कुछ बुक्स में जो अराविडु वंश का शासनकाल दिया रहता है वो 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी से भी आगे दिया रहता है, लेकिन मुख्यतः जो अराविडु वंश का शासनकाल रहा 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक ही माना जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो ये वंश हुए हैं इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन आज हम मुख्यतः संगम वंश और सालू वंश के बारे में ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तुलुब वंश और अराविडु वंश के बारे में हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं संगम वंश से। संगम वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए हैं। इसमें पहला हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर द्वितीय, उसके बाद विरूपाक्ष प्रथम, उसके बाद देवराय प्रथम, उसके बाद देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, और लास्ट जो संगम वंश का अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? विरूपाक्ष द्वितीय। यहाँ पर इनका शासनकाल दिया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब संगम वंश के इन शासकों के शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो पहला वंश आता है वो आता है संगम वंश, और इसका जो शासनकाल था 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का प्रथम शासक था। कौन? जो हरिहर प्रथम था वो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का प्रथम शासक था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं। कौन कौन से? संगम वंश, सालू वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। लेकिन जो पहला वंश था वो था संगम वंश, और इसका जो पहला शासक हुआ वो हुआ हरिहर प्रथम। आगे बात करते हैं। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। अपने पिता के नाम पर ही इन दोनों भाइयों ने संगम राजवंश की स्थापना की। जो पहला संगम वंश था इसकी स्थापना इन्होंने किसके नाम पे की? अपने पिता के नाम पे। ठीक है, इनके पिता का नाम था संगम, और इसी कारण इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। आगे बात करते हैं। हरिहर प्रथम ने अनेगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। अब पहले हरिहर प्रथम की राजधानी कहाँ थी? अनेगोंडी थी, और बाद में उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। अनेगोंडी जो क्षेत्र था ये था नदी किनारे पे। ठीक है, और इस प्रकार से हरिहर प्रथम ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजधानी यहाँ से स्थानांतरित करके विजयनगर को बनाया। आगे बात करते हैं। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है या हस्तिनावती, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। आगे बात करते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब संगम वंश के अंतर्गत जो दूसरा शासक हुआ वो हुआ बुक्का प्रथम। ठीक है, इसका शासनकाल 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक। इसमें पहला पॉइंट आता है हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। ठीक है, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। पहले शासक बना हरिहर और उसके बाद बुक्का प्रथम शासक बना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें बुक्का प्रथम के शासनकाल के दौरान उसके पुत्र कंपन ने मदुरा विजय की, जिसका वर्णन उसकी पत्नी गंगा देवी के द्वारा रचित मदुरा विजयम से मिलता है। अब बुक्का प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया? अपने बेटे कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा। ठीक है,
और कंपन ने क्या किया, मदुरा को जीत लिया। और इस विजय का वर्णन कंपन की पत्नी गंगा देवी के द्वारा रचित मदुरा विजयम से मिलता है। आगे बात करते हैं, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। जो बुक्का प्रथम था उसको एक उपाधि प्राप्त थी, कौन सी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। अगला पॉइंट आता है इसमें, बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को राज्यश्रय प्रदान कर प्रोत्साहित किया। जो बुक्का प्रथम था उसने तेलुगु साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, इनके शासनकाल के दौरान तेलुगु ही राजभाषा थी। आगे बात करते हैं, 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन देश में भेजा था। कब, 1374 ईस्वी को। अगला पॉइंट आता है इसमें, बुक्का प्रथम ने बाद में विजयनगर साम्राज्य का प्रसार दक्षिण भारत के रामेश्वरम से लेकर तमिल व चेरी प्रदेश तक कर दिया था। अब धीरे धीरे बुक्का प्रथम ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था और इसी क्रम में उसने दक्षिण भारत के जो अन्य प्रदेश थे उन पर भी अपना अधिकार कर लिया था। आगे बात करते हैं, बुक्का प्रथम के बाद अगला शासक बना हरिहर द्वितीय। ठीक है, और इसका जो शासनकाल रहा 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर महाराज धीराज की उपाधि धारण करके बैठा। इस उपाधि को धारण करने वाला वह संगम शासकों में प्रथम था। ठीक है, इससे पहले हरिहर और बुक्का प्रथम भी शासक हुए, लेकिन उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण नहीं की। जब हरिहर द्वितीय शासक बना तो इसने कौन सी उपाधि ली, महाराजा धीराज। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, महाराजा धीराज। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं आप भी उनको नोट करते जाओ, क्योंकि सुनने में क्या होता है कि आप एक तरफ से सुनते हो और दूसरी तरफ से वो चीज़ बाहर चली जाती है। अगर आप सुनने के साथ साथ इस चीज़ को नोट भी करोगे तो इससे आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के कारण हरिहर द्वितीय को राजव्यास और राज वाल्मीकि भी कहा गया। ये उपाधि उसे क्यों मिली, क्योंकि उसने अपने शासनकाल के दौरान विद्वानों को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इस कारण उसको राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहा गया। आगे बात करते हैं, हरिहर द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य तथा मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ। अब देखो, उस समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्यों का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था। एक बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था, दूसरा विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, कृष्णा नदी के नीचे वाला जो भाग था यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल था और कृष्णा नदी के ऊपर जो भाग था वहाँ पर बहमनी साम्राज्य का भाग था। अब बहमनी साम्राज्य इससे ऊपर तो जा नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऊपर दिल्ली में सल्तनत काल के शासकों का शासन था और विजयनगर साम्राज्य यहाँ से नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि इसके नीचे समुद्र था। इस वजह से ये दोनों साम्राज्य आपस में एक दूसरे के क्षेत्र को हड़पने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, और इसी संघर्ष के बीच जो हरिहर द्वितीय था उसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को भी जीत लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का अगला शासक बना देवराय प्रथम और देवराय प्रथम का जो शासनकाल था 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम शासक बना। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हरिहर द्वितीय के बाद कौन शासक बना, देवराय प्रथम शासक बना। अब देखो, देवराय प्रथम जब शासक बना तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसे फिरोज शाह बेमन के साथ युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में क्या होता है, जो देवराय प्रथम था वो हार जाता है। हारने के बाद ये क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी फिरोज शाह बेमन के साथ कर देता है और दहेज के रूप में जो दोआब क्षेत्र था जिसको उपजाऊ क्षेत्र भी माना जाता था उस समय, उस क्षेत्र को भी फिरोज शाह बेमन को दे देता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य पानी की कमी को दूर करना था। अब देवराय प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, जो तुंगभद्रा नदी थी उस पे एक बांध बनवाया। ठीक है, और इस बांध से वह पानी को नहरों के माध्यम से अपने साम्राज्य तक लेके गया ताकि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं, देवराय प्रथम के शासनकाल में इतावली या इटली यात्री निकोलो कांटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी, ठीक है, इसको याद रखें आप, निकोलो कांटी ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। आगे बात करते हैं, देवराय प्रथम के शासनकाल में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ भी रहते थे। ठीक है, कौन, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ। आगे बात करते हैं, अब देखो, देवराय प्रथम के बाद अगला शासक हुआ देवराय द्वितीय और इसका जो शासनकाल था
1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। संगम वंश के अंतर्गत जितने भी शासक हुए उनमें से देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। आगे बात करते हैं, देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, किस नाम से? इमाडी देवराय। आगे बात करते हैं, अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गज बटेकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली है। अभिलेखों में जो देवराय द्वितीय था उसको कौन सी उपाधि मिली? गज बटेकर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। आगे बात करते हैं, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रजाक भारत आया। इन चीज़ों को आप याद रखें। जो विदेशी यात्री भारत आए हैं वो वाले क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को भी याद रखें और नोट करते जाइए। जो देवराय द्वितीय था उसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आया था। भारत यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार देवराज द्वितीय ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुसलमानों को भी सेना में भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। ठीक है, शासनकाल के दौरान इसने क्या किया? सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को भी सेना में भर्ती किया और उनको जागीरें, ठीक है, जमीन भूखंड ये भी प्रदान किया था। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं, देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश का अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन। ठीक है, और इसका जो शासनकाल रहता है 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन शासक बनता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले देवराय द्वितीय का शासनकाल था। आगे बात करते हैं, मल्लिकार्जुन के समय में पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीज विजयनगर साम्राज्य में आया था। कौन? फर्नाओ नुनीज। और ये कहाँ का था? पुर्तगाली यात्री था। मल्लिकार्जुन के शासनकाल के दौरान कुछ विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नहीं थी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप इतना याद रखें, जो पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीज था वो किसके शासनकाल में आया था? मल्लिकार्जुन के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय की। इसका शासनकाल 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। ठीक है, एक चीज़ को आप और समझ लें, इससे पहले विरूपाक्ष प्रथम का शासनकाल था। कब से कब तक? 1404 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक। ठीक है, लेकिन इसका शासनकाल अल्प समय के लिए रहा, तो इसलिए इसके शासनकाल में कोई विशेष घटनाएं नहीं हुई थी, इसलिए इसके बारे में हमने आगे बात नहीं की। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप नोट कर दें। जो संगम वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, आगे बात करते हैं, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी। अब देखो, जब विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी तो राज्य में क्या हो गया? अशांति अराजकता फैल गई। और इस बात का फायदा किसने उठाया? सालुब नरसिंह ने। वो कहाँ का गवर्नर था? चंद्रगिरी का गवर्नर था। ठीक है, सालुब नरसिंह ने जैसे ही देखा राज्य में अशांति और अराजकता फैली है तो इसने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और नए वंश सालुब वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, और इसका अंत हो गया 1485 ईस्वी में। ठीक है, संगम वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य में अगले राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम क्या था? सालुब वंश। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सालुब वंश का जो शासनकाल रहा 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। कोई खास लंबा शासनकाल सालुब वंश का नहीं रहा, फिर भी इसमें दो शासक हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सालुब वंश में जो पहला शासक हुआ सालुब नरसिंह। ठीक है, और इसका जो शासनकाल रहा 1485 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह था। देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी तो उस समय राज्य में क्या हो गया था? अशांति और अराजकता फैल गई थी, और इसी बात का फायदा किसने उठाया? सालुब नरसिंह ने। सालुब नरसिंह कहाँ का गवर्नर था उस समय? चंद्रगिरी का। इसने विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और सालुब वंश की स्थापना कर दी। विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार करने में उसकी मदद किसने की? उसके सेनानायक नरसा नायक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं, सालुब नरसिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, कौन? नुनीज। इस बात को आप याद रखें,
प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नुनीज, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आया था। आगे बात करते हैं, उड़ीसा के गणपति शासक पुरुषोत्तम ने सालुब नरसिंह को पराजित कर बंदी बना लिया था और 1491 ईस्वी में सालुब नरसिंह की मृत्यु हो गई। उड़ीसा के गणपति शासक पुरुषोत्तम से पराजित होता है और इस युद्ध में सालुब नरसिंह को बंदी बना लिया जाता है और बाद में 1491 ईस्वी को सालुब नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब आगे बात करते हैं, सालुब नरसिंह के बाद सालुब वंश का अगला शासक बनता है इमाडी नरसिंह, ठीक है, और इसका शासनकाल 1491 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक था। पहला पॉइंट आता है इसमें, 1491 ईस्वी में इमाडी नरसिंह विजयनगर साम्राज्य का शासक बना, ठीक है। इससे पहले कौन था? सालुब नरसिंह था इससे पहले। इमाडी नरसिंह काफ़ी छोटी अवस्था में शासक बनता है, तो इस कारण से नरसा नायक सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में लेता है और इसी क्रम में नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह के शासनकाल में बीजापुर, मदुरा, बीदर, चोल, पांड्य शासकों को भी विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने क्या कर दिया? इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी। जो नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, इसने क्या किया? इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और इस प्रकार से जो सालुब वंश था इसका अंत हो गया और इसके बाद नए वंश की स्थापना हुई तुलुब वंश की। तो फिलहाल आज हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हम्पी नामक क्षेत्र से हुई, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और जो कि कृष्णा नदी के नीचे वाले भाग में था, ठीक है। इससे ऊपर बहमनी साम्राज्य का शासन था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा तय की गई थी वो कृष्णा नदी तय की गई थी, लेकिन फिर भी साम्राज्य के लिए इन दोनों साम्राज्यों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमने संगम वंश और सालुब वंश को आज पढ़ लिया है और अगली वाली वीडियो में हम तुलुब वंश और अराविडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।